उस मंच पर या हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी ताकत हमें संविधान ने दी है। इस ताकत को समझना बहुत जरूरी है। इस ताकत को समझ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं गुजरात से हूँ। आप सब जानते हैं गुजरात से कौन है हमारे देश के आज। और इस गुजरात में मैं 30 साल से काम कर रही हूँ इस मुद्दे पर। ये जो थीम दिया है ना, इंडिया अगेंस्ट कास्ट, जाति के विरुद्ध भारत, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान जिसने लिखा है उस व्यक्ति ने जाति के आधार पे जो छुआछूत का अनुभव किया, उस अनुभव को उसने ध्यान में रखकर इस संविधान को लिखा। हमारा देश और हमारा संविधान, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश का शासन इस संविधान के आधार पे चलेगा। सही है ना? अब मुद्दा ये है कि हमारा संविधान जो पूरी दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, हमारा संविधान इतने सारे अध्ययनों के बाद लिखा गया है। पर जब बाबा साहब ने ये संविधान लिखने की शुरुआत की तो इतना आसान नहीं होगा। हम ये भी जानते हैं कि बाबा साहब को चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि आप चुनाव लड़ेंगे, आप जीतेंगे ही तो ही आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आएंगे ना। किसने उन्हें टिकट दी? कांग्रेस ने दी? कोई पार्टी ने नहीं दी। एक पार्टी थी जिसको याद करना बहुत जरूरी है, वो है मुस्लिम लीग। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो आज हम यहाँ बैठे होते? कोई नहीं बैठा होता, या हमारी जो स्थिति है वो बहुत बदतर होती। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने और अभी भी हमारे बहन और भाइयों ने बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं। और करते वक्त जब हम ये कहते हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो, तो इतना आसान होता है क्या लड़ना? कानून मिला, संविधान ने हमें कानून मिला, संविधान ने हमें अधिकार दिए। अभी प्रियम्बल पढ़ा ना हमने सभा की शुरुआत में। उस प्रियम्बल की बुनियाद, वो बुनियाद संविधान के आधार पे है। और प्रियम्बल को समझना, उसके साथ जुड़े रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम हम सबको करना है। हमारे स्कूलों में, हमारे शैक्षणिक संस्थानों में संविधान नहीं पढ़ाया जाता। मुझे पता है जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, हम लोग एक प्लेज करते थे, बस एक प्रार्थना, एक प्रतिज्ञा करते थे। संविधान को समझा जब इस कार्य में जुड़े। और कौन सा कार्य, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पिता सरकारी अधिकारी थे। मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे, अब वो नहीं है, जीवित नहीं है। और हम गुजरात पहुंचे जहां मेरा जन्म हुआ। और मैं आपको इतना कहूंगी कि जब आप अपना एक प्रांत छोड़ के दूसरे प्रांत में जाते हैं तो एक डर लेके जाते हैं। आप उड़ीसा से गुजरात आते हैं, बहुत मजदूर आते हैं, बहुत सारे कामगार आते हैं। हमको पता है क्योंकि कोविड जब हुआ ना, उस दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे उड़ीसा के श्रमिक थे, कामगार थे, जो वहां पर रुक गए थे। और लॉकडाउन हुआ, आप सब जानते हो, है ना? लॉकडाउन में क्या क्या स्थिति हुई हम सब जानते हैं। तो मेरे पिता को एक डर था, एक अधिकारी होने के बावजूद उन्हें डर था। किसका डर था? कि कोई हमारी जाति को ना जाने। जाति का जो डर है ना, वो अधिकारियों को भी है जो हमारे समाज से हैं। और मुझे पता है कि ये डर है ना, ये हमारे अधिकारियों को पीछे रखता है। और यहाँ पे इतने सारे अधिकारी हैं जो इतनी महत्वपूर्ण जो बात है वो करने के लिए बैठे हैं, तो ये इनका भी बहुत बड़ा सम्मान होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मैं मानती हूँ कि मेरे कार्य में मैंने बहुत सारा जो काम किया वो गांव में किया। और जब गांव में हम जाते हैं और वहां पर लोगों की स्थिति समझते हैं तो दुख होता है कि हमारा देश अभी भी जाति व्यवस्था से बाहर नहीं आया।
हमारे मोहल्ले, हमारे गांव बटे हुए हैं। हम लोगों के जो गांव हैं वो हमारे जो मोहल्ले हैं वो एकदम बाहर हैं। छुआछूत एक बड़ी समस्या है जिस पे मैंने, मेरी संस्था जिसकी मैं निदेशक थी, 2010 में जब हमने 98 प्रकार की छुआछूत का अध्ययन किया 1689 गांव में, तो हमारी सरकार ने कहा कि ये, गुजरात सरकार ने कहा, जो तब वो मुख्यमंत्री थे, कि आप एक गलत आंकड़ा लेकर आए हो। ये जो आंकड़ा आपने डाला है ये आंकड़ा सच्चा नहीं है। अब छुआछूत तो खत्म हो गई भाई, संविधान आ गया, हमको अधिकार मिल गए, कहाँ अब चिंता करने की जरूरत है, सब समान हो गए। क्या हम सब समान हैं? अभी भी कागज पे हैं, संविधान में हम हैं, लेकिन अब जब जाओगे और अभी भी हमारे लोगों को एक एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, पानी का सामना करना पड़ता है कि पानी नहीं मिलता उनको पीने के लिए। हमारी औरतें कितना दूर चल के जाती है पानी भरने के लिए, क्योंकि पुरुष तो नहीं जाएंगे। सही बात है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, एक एक मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। और मैं मानती हूं कि जब मैंने संविधान पढ़ा, जब मैं वकील बनी, तो मैं मानती हूं कि संविधान को गांव-गांव तक ले जाना है। एक एक व्यक्ति को जब तक ये ले जाना है। और जैसे शुरुआत में कहा ना कि सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं, जनजाति भी, ओबीसी भी, माइनॉरिटी भी, और वो सभी लोग जो इस देश में कानून का शासन होना चाहिए उसके लिए सहमत हैं और एकजुट हैं। तो मेरे पास, मुझे पता नहीं कितना समय है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि जाति का पूरा मुद्दा 1998 में हमने शुरुआत की, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाए। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाति का मुद्दा ले गए, ओके, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाति का मुद्दा ले गए, तो भारत सरकार ने हमें कहा कि जाति व्यवस्था का पूरा सवाल है वो संविधान के आधार पे और कानून के आधार पे तो खत्म हो गया। और कानून है वो देख रहा है कि कहाँ छुआछूत हो रही है या अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए तो एट्रोसिटी एक्ट है ना, 1989 का, 1989। तो अब आप इस मुद्दे के बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं? तो हमने कहा कि संविधान में अभी हमें अधिकार दिया गया, किसका? बोलने का और अपनी बात रखने का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ पे हम गए और वहां पे हमने बात रखी कि जैसे रंग भेद का पूरा सवाल है, अमेरिका में जो काले लोगों का पूरा सवाल है, जिस पर मार्टिन लूथर किंग जैसे महान नेता, जो डॉक्टर अंबेडकर की तरह एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने पूरा मूवमेंट चलाया और उन्होंने कहा कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल, काला रंग सुंदर है। तो वो ही हमने कहा, पर जाति व्यवस्था सुंदर नहीं है, पर जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो कुछ रणनीतियां बनानी है और उसके आधार पे हम यूएन में ये मुद्दा ले गए। 2001 में वंशीय भेदभाव की शिखर परिषद हुई डरबन में, मैं भी वहां थी। और जब हमने ये बात रखी, हम 200 लोग गए थे, भारत से गए थे, नेपाल, जहाँ नेपाल में भी जाति व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, और जहाँ जहाँ भारत के लोग गए और बस गए, फिर वो अमेरिका क्यों ना हो, सब जगह जाति व्यवस्था है। क्योंकि हमारे लोगों ने, जहाँ जहाँ हमारे भारत के लोग जाते हैं, कहते मैं तो ये हूँ, है ना, सबको बड़ा अभिमान होता है अपनी जात पे। आप कहीं भी जाओगे सबको अपनी जात जाननी होती है, आप कौन सी जात के हो, अच्छा आप तो दिखते नहीं हो, आप इस जात के कैसे हो सकते हो, होता है ना, अच्छा आप अंग्रेजी बोल सकते हो, ये कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये महान नायक जिसने हमें इतना बड़ा हथियार दिया संविधान के आधार पे कि हम शिक्षा मिल सके, हमें एक शिक्षा के आधार पे हम अपनी बात रख सकते हैं, तो कौन कहेगा कि तू दलित है, कि तू आदिवासी है, तू मुसलमान है, या तू ओबीसी है, कि तू अपनी बात नहीं रख सकता, तेरा दिमाग नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम में भी दिमाग है, हमारा
नेता डॉक्टर अंबेडकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे स्कॉलर्ड आदमी, राइट, सबसे ज्यादा जिसने डिग्रियां ली है, उस व्यक्ति को जब हम मानते हैं तो हम गर्व महसूस करते हैं, हमें प्राउड, वी फील प्राउड अबाउट इट, वी फील प्राउड दैट वी आर दलित। हमें कोई शर्म नहीं है क्योंकि हम दलित बने, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अगर जात पात ऊंच नीच हमारे देश और बाकी के जहां देशों में नहीं होती तो हमारा देश बहुत आगे होता। जो जुडिशरी की बात करी है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है ना, रिजर्वेशन नहीं है। एक ही जुडिशरी में एक ही चीफ जस्टिस जो हमारे समाज का बना, के.जी. बालकृष्णन, जो केरला से हैं, जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मुझे लगता है एक गौरव अनुभव हमने किया। और के.आर. नारायणन जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, और ऐसी बहुत सारी हस्तियां, अभी भी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं मैडम मुर्मू जी, तो ये सब चीजें क्या कहती हैं कि हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लोग पीछे नहीं हटेंगे, हमारे लोग में जितनी समझ, जितनी जागरूकता आई है ना, दूसरे आंदोलनों में नहीं आई है। पर कुछ चीजें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए समझना जरूरी है कि हमारे भीतर भी देखने की जरूरत है। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, तो संविधान में समानता का अधिकार मिला, लेकिन हम वो समानता का पालन क्या कर रहे हैं या नहीं। भारत देश में 6000 से ज्यादा जातियां हैं। उन जातियों के बीच हमारी 1000 जातियां हैं जो अनुसूचित जाति में आती हैं। जो सेंसस है वो इसके आंकड़े हैं, अभी तो 2021 का तो सेंसस भी नहीं आया बाहर। अब ये जो आंकड़े वो क्या कहते हैं कि हम सब जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, ओबीसीज हैं, हम बटे हुए हैं। किस तरह से बटे हुए हैं? हम सब कहते हैं हम एक है, लेकिन हमारे अंदर भी तो सब कास्ट है ना, घुसी हुई है ना। हमारे समाज में भी हम अंतर जातीय विवाह नहीं करते। मैं इस जाति का हूँ या इस जाति, उसी जाति में मैं शादी करूंगा या कर। तो हमारे बीच में भी गैर बराबरी है। एक दूसरी बहुत बड़ी गैर बराबरी है हमारे बीच में, वो है महिलाओं के साथ गैर बराबरी। स्टेज पे भी दिखाई देता है, कुर्सियां जब नीचे, उसमें भी दिखाई देता है कि हमारी महिलाएं कहाँ बैठी हैं। ये सूचित करता है कि हमारा जो समाज है उसके भीतर जो गैर बराबरी है उसको खत्म करनी है। मैंने भी बहुत संघर्ष किया है, अब इस स्थान तक आने में बहुत संघर्ष किया। एक संस्था की चुनाव लड़के डायरेक्टर बनी 4 आदमियों के सामने, और 12 साल तक उस संस्था की लीडर रही। बहुत अच्छा काम किया नवसर्जन ने, बहुत अच्छा, देश में दुनिया में 30 से ज्यादा देशों में मैं घूमी और जाति का मुद्दा, पितृसत्ता की बात, ये सारी चीजें रखी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि मैं मानती हूँ कि हमारी जो लड़ाई है, खास करके औरतों की लड़ाई, लड़कियों की लड़ाई, वो घर से शुरू होती है। उसकी शुरुआत घर से होती है। हमारे घर की माँ, बहनें, औरतें अभी भी पितृसत्ता के जाल में जकड़ी हुई है। हमारे पुरुषों को समझना पड़ेगा कि अगर आप एक आदर्शवादी अम्बेडकराइट कहलाते अपने आप को, तो अपने आप को थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी कि क्या हमारे घर में वो समानता है। मेरे घर में नहीं थी, मेरे पिता नहीं करते थे, मैं उसके खिलाफ लड़ी, मेरी माँ के अधिकार के लिए और लोगों के, मेरे घर में जो औरतें हैं। लेकिन ये हम सबकी पर्सनल लड़ाई नहीं हुई। अच्छा, हम कहते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, है ना। जो हमारा प्राइवेट, जो हमारा पूरा वो है मुद्दा, वो राजनीतिक मुद्दा भी है। राजनीति में आप देख सकते हो कि हमारे देश में अभी लोकशाही की बात होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी, वो मुद्दा भी है, उसका एनालिसिस भी करना है। और ये भी देखना है कि सिर्फ जात की वजह से डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो रही है, नहीं। कौमवाद का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब उन्होंने
बिल्किस बानो का मुद्दा कहा। बिल्किस बानो वो जो महिला जिसको 2002 में हमारे गुजरात में बहुत बड़े दंगे हुए थे। मैं कुछ 30-32 साल की थी। पापा ने घर से मुझे निकाल दिया था। क्यों निकाला? क्योंकि मैं ये काम नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब मैं अकेली रहती थी, अभी भी रहती हूं, तो बिल्किस बानो की तरह बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतों के साथ बलात्कार हुए गुजरात में, बहुत ज्यादा हुआ था। हम लोग कुछ गिने चुने लोग थे जिनको लगा कि भाई हम रिलीफ कैंप में जाएंगे। रिलीफ कैंप में एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि रिलीफ कैंप हर स्टेट में, अब जैसे गुजरात की बात करते हैं, तो रिलीफ कैंप पहली बार नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पर रिलीफ कैंप बन गया, नहीं, जब भी दंगे होते थे उन जगहों पर रिलीफ कैंप बन जाते थे। और मैं एक रिलीफ कैंप की लीडर बनी जिसका नाम था दरियाकांत गोमट। एक स्कूल थी, म्युनिसिपल स्कूल, जिसमें 5000 से ज्यादा मुसलमान लोग, औरतें, आदमी, बच्चे, उनको वहां, मतलब आप क्या समझेंगे कि एक ऐसी जगह थी जिसमें सोने, मतलब आदमी लेट भी नहीं सकता था, इंसान, ठीक है। अब उस जगह पर जब मैं गई तो गेट के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, उसके दोनों पैर जले हुए थे। तो मैंने उनको पूछा कि आप गेट यहाँ क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए अब क्या रखा है, मेरे 14 परिवार के लोग थे जिनको जला दिया गया जिंदा, मैं अकेला हूं। हमारे पास जो कागज आते थे, हमारे पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो नोट आता था, उसमें क्या लिखा होता था? अनआइडेंटिफाइड बॉडी, मतलब कि इस बॉडी को हम पहचान नहीं सकते, इस लाश को, क्योंकि लाश क्या थी मालूम है? लाश राख थी। तो जो नफरत है ना, वो जो ये मूल्यों की बात करते कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका खात्मा हो जाता है। तो वो जो नफरत की जो चिंगारी आग बनी, उसमें हजारों से ज्यादा मुसलमान खत्म हुए, औरतों के ऊपर बलात्कार हुए, बहुत खराब स्थिति में आ गए। हमने कोशिश की कि हम उन जो लोगों ने अपने बारे में जानकारी दी कि हमारे परिवार में क्या नुकसान हुआ, हमारे परिवार में कितने लोगों को मार दिया गया, उनके बारे में जानकारी लेकर उनको हेल्प कर रहे थे। और मैं जब अहमदाबाद में घूमी, अलग अलग जगहों पे भाषण भी एक जगह दिया, तो डर समझ पाई लोगों का। तो जहां पे मुसलमान रह रहे थे वहां से उन्हें वो भाग गए, और उनके जो घर थे, जो किराए पे रहते थे, गरीब मुसलमान थे, उनके जो घर का जो दरवाजा था उस पे लिखा था कि कहाँ चले जाओ, समझ गया, ये देश तुम्हारे लिए नहीं है, पड़ोसी देश में जाओ। और माँ बहन की गालियां, और गैस के सिलेंडर, केमिकल्स, उन सब का इस्तेमाल किया गया था घर को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। मैं कब्रिस्तान गई, वहां एक औरत मिली, मुसलमान औरत, कुछ एक विधि करते हैं ना, कुछ पवित्र पानी से छिड़कते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि, बोलती मैंने बहुत सारी लाशें आ रही थी, तो 14 लाश तक का मैंने किया, पर एक लाश ऐसी आई जो ऊपर से नीचे तक बंधी हुई होगी, और शायद वो औरत ने मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश की, तो उसको जला दिया गया। तो उसपे जो रस्सी थी उसके निशान थे। बोलती उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मतलब मैं नहीं कर पाई। जो गड्ढे वहां खोदे गए थे, अलग अलग गड्ढे थे जिन पे तख्ती लगाई थी। एक था कि आदमियों की लाशें, एक था औरतें और बच्चों की, और एक बहुत बड़ा गड्ढा था जो था अनआइडेंटिफाइड, यानी पता नहीं कि आदमी है, औरत या बच्चा। तो आप समझ सकते हो कि हमारी क्या स्थिति हुई होगी उस समय। बहुत हिम्मत चाहिए, बाबा साहब ने हिम्मत दी है, सच में कहती हूँ। किसी को मैं मानती हूँ तो सिर्फ बाबा साहब को, और किसी को नहीं। और मैं इतना कह सकती हूँ कि उस दौरान जो काम किया, बहुत दुख, बिल्किस को भी हम जानते हैं, पर हम इतना कहेंगे कि वो बहुत हिम्मत वाली औरत है, क्योंकि
हमने जितनी भी औरतों से हम मिले, उन्होंने बोला नहीं कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, जबकि हुआ सबके साथ था, बहुत सारी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। ये बात मैं इसलिए कहना चाहती थी क्योंकि संविधान है ना, वो हमें एक भी करता है, हमें जोड़ता है, हमें बांटता नहीं है हमारी पहचानों में, और हम सब बटे हुए हैं अपनी पहचानों में। जो बड़ी लड़ाई है ना, जो बड़ी लड़ाई है वो कोई देखता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारा देश कब लोकतांत्रिक नहीं रहेगा। हमें पता है क्या, कब हम लोग वापस उस स्थिति में ना चले जाएं कि जहां हमें घर के भीतर ही रहना पड़े। आप जान रहे हो ना अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान आ गया वापस, क्या हुआ वहां पे, औरतों को निकलने नहीं देते, अगर उनका थोड़ा भी उंगली उनकी दिख जाती हाथ काट देते। कितने लोगों ने तो अफगानिस्तान छोड़ दिया। ये पूरी दुनिया, और उस दुनिया के में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, राइट। अब ये स्थिति में एक जागरूक नागरिक का क्या रोल है और भूमिका है, उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो हम सबको पीछे रखती है वो है डर, जाति व्यवस्था का डर, पितृसत्ता का डर, बहुत सारा डर है, और उसी मुद्दे पर मैं काम कर रही हूँ हमारे देश में। मैं बहुत सारे युवा लोगों को, खास करके औरतों को, लड़कियों को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में अगर 50% महिलाएं हैं तो उनको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रशिक्षण करते हैं। मैं भारत के अलग अलग राज्यों में जाती हूँ। एक जो उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया हाथरस का, वो मैं बताती हूँ कि हाथरस में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या है किसकी, अनुसूचित जाति की, दलित की। वहां मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती जी। हाथरस में जो घटना हुई ना, तो हाथरस की कोई भी हाथरस के आसपास के उत्तर प्रदेश में जो दलित मानवाधिकार पे काम करते हैं, कोई वहां नहीं गया, भीम आर्मी खाली गई, और कोई संस्था वहां नहीं गई। क्यों? डर। जब हम वहां गए 20 नवंबर 2020 को, सब लोग तो काफी डरे हुए थे कोविड के दौरान। तो जब मैं वहां गई, सीआरपीएफ का पूरा बटालियन है वहां पर, और पूरा उन्होंने एक क्या कहते हैं उसको, कैंप बना रखा है, आर्मी का कैंप की तरह सीआरपीएफ का। AK-47 लेकर खड़े हैं। माता पिता को किसी पर विश्वास नहीं रहा था, और माँ को तो बोल ही नहीं रही थी उसकी माँ। उनको हम पे विश्वास लाना कि हम आपके समुदाय से ही हैं और आप हमारी बात सुनिए, उसमें हमें बहुत समय लगा। मेटल डिटेक्टर से पास होकर जब अंदर गए, और फिर जब उनसे बात करने लगे, उसके पिता रोने लगे, ओम प्रकाश जी। उन्होंने एक चीज कही कि इस गांव में हम 4 परिवार ही है, बाकी सारे दलित भाग गए वहां से, क्योंकि गांव के ठाकुर और गांव के ब्राह्मण, ये दोनों समुदाय हमारे साथ इतना छुआछूत करते हैं कि अभी वो दुकान पे जाते हैं ना, शायद उड़ीसा में होता है या नहीं पता नहीं, दुकान में कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो आप पैसे रखते हो, तो उसके ऊपर पानी छाटते पवित्र करने के, वो अभी भी हो रहा है। तो आप समझ रहे हो कि संविधान लागू हुआ वहां पे? नहीं हुआ। जबरदस्ती आपको वहां रखा गया है, क्योंकि गांव की सफाई कौन करेगा अगर वाल्मीकि लोग चले गए? तो ये चीजें आपको आपके भीतर ये बात रखने की मुझे जरूरत लगी, क्योंकि वो केस आप कह रहे हैं कि संविधान ने हमें कानून मिला, और कानून की वजह से हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए हाथरस की घटना को, क्या न्याय मिला उन्हें? नहीं मिला। मैं गुजरात में बहुत सारी घटनाओं में मैं काम कर रही थी और हूँ, और आपको 2 घटना इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि वो एक ऐसी घटना है जिसमें वर्तमान जो हमारे देश के नेता हैं वो गुजरात में थे। 2012 की घटना, जहां पे 3 दलित लड़कों को AK-47 राइफल से मार दिया गया। 15, 16, 26 साल के बच्चे, थानगढ़ में। नेट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उनका कोई कसूर नहीं था, उनका कोई कसूर नहीं था। सितंबर 22 और 23 को ये घटना हुई 2012 में।
अगर हम नहीं होते तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती। अभी मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग अत्याचार होते हैं तो वहां जाते हो, तो इस जगह पर भी लोग गए, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं वो लॉन्च हुई या नहीं। अगर हम नहीं होते तो नहीं होता, पर एफआईआर लॉन्च हो गई तो क्या उन्हें न्याय मिल गया? 2012 का, यानी 10 साल हो गए। 3 परिवार, 2 के तो इकलौते बेटे थे, अभी तक न्याय नहीं मिला और नहीं मिलेगा, मैं जानती हूँ। उस घटना में हम गांधीनगर छावनी जो है वहां पर भी 1 महीने तक बैठे, प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। ये पूरी घटना पूरे विश्व में गई है, पर सवाल ये उठता है कि जब शासन करने वाले लोग जो पुलिस है, अगर वो अत्याचार करेगी तो लोग जाएंगे कहाँ? मैं बहुत सारी घटनाओं में काम करती हूँ, खास करके यौनिक हिंसा, रेप, मर्डर, उन केसेस में, और कुछ घटनाओं में न्याय भी मिला है। पर एक और घटना है जिसको आपको जानना जरूरी है, जिसको अगर आपने शायद पढ़ा भी होगा या उसके वीडियोस देखे होंगे। 2016 में 11 जुलाई 4 दलित लड़कों को जो चमड़े का काम करते हैं, क्योंकि उनको ऊपर थोपा गया है ना, कोई हम जबरदस्ती कहेंगे कि हमें भाई चमड़ा निकालने के काम दो। तो ये 4 लड़के, एक मरी हुई गाय थी जिसका मांस जो हमारे लोग काटते हैं, निकालते हैं, पर चमड़ा जो निकाल रहे थे, क्योंकि चमड़े से हमारी चप्पलें बनती, सब कुछ बनता, तो 40 गौ रक्षक उस जगह पर पहुंच गए और उन लोगों ने इनको मारना शुरू किया। कहा कि तू जिंदा गाय को काट रहा है, और मारने लगे। और उसी दौरान उनके माता पिता को पता चला तो वो दौड़ते हुए, बालू भाई और उनकी पत्नी, तो उनकी माँ जो थी कुंवर बहन, उनकी साड़ी खींच के निकाल दी और लड़कों को पीटते रहे। और उसके बाद एक एसयूवी आई, बड़ी गाड़ी, जो शिवसेना के जिला प्रमुख की थी, अध्यक्ष की थी, उसमें इन 4 लड़कों को बिठा दिया और लेकर आए ऊना। ऊना में पहुंचकर इन लोगों ने उनको, जो गाड़ी थी उसके पीछे बांध दिया 4 लड़कों को, और गाड़ी को चलाया और लड़कों को मारते गए और उसका पूरा वीडियो निकाला और वो वीडियो वायरल कर दिया कि हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, देखो हम इतना मारा। मतलब आप समझ सकते हो क्या मैं उस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ में थी, जिनीवा में थी, वहां पर जो कचेरी, उनकी मुख्य कचेरी वहां थी, और मेरे पास वो वीडियो आया। मैंने मेरे साथियों को कहा आप चले जाओ वहां जल्दी से। उसके बाद जो पूरा किस्सा है उस पर जब हम काम करने लगे तो सबसे पहले जो सवाल आया, उस वक्त तो कुछ लोग नेता भी बन गए, आप जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगी, चुनाव भी लड़े, और एफआईआर जो थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है केस लड़ने के लिए, उसमें एट्रोसिटी एक्ट की जो धाराएं थी वो पुराने एक्ट की डाली। 2015-16 में हम लोगों ने आंदोलन करके उसमें बदलाव लाया है ना, हमने उसमें अमेंडमेंट लाए उस एक्ट में। 2015 में एक्ट चेंज हुआ और उसमें धाराएं लगी, और 16 में रूल्स आए। वो उसकी एक भी धारा उसमें नहीं लगाई थी, तो पुलिस को नहीं पता कि क्या धारा लगनी चाहिए। तो ये सवाल है कि कौन से संविधान को वो समझते हैं, क्या ये संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है या कोई और संविधान जो जाति व्यवस्था के आधार पे चलता है। अभी भी वो केस हम लड़ रहे हैं। 40 के 40 जो आरोपी हैं उन सबको छोड़ दिया, हाईकोर्ट में गए, आखिरी में 6 रह गए थे, उनको भी बरी कर दिया है, जमानत दे दी है। अब वो जमानत लेकर वो वापस इनको धमकियां दे रहे हैं, तो वापस उनके ऊपर एक एफआईआर हुई है। मुझे लग रहा है कि अगले साल तक हम उस केस में कोशिश करके न्याय दिला पाएंगे। तो मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि ये बहुत लंबी लड़ाई है। जितने भी राज्यों में मैं जाती हूँ, मैं ओडिशा में भी थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ, कुछ साथी हैं मेरे, उनके साथ एक पिपली की घटना है, आपको पता है, पिपली की लड़की जो निर्भया के कांड के पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, क्योंकि उसने अपनी दोस्त के सामूहिक बलात्कार में एफआईआर लॉन्च की थी, तो वो इस लड़की के ऊपर भी सामूहिक बलात्कार करके उसका गला घोटा गया
और जब निर्भया का कांड हुआ उस वक्त ये लड़की दिल्ली के हॉस्पिटल में थी, ओडिशा की दलित लड़की। उस वक्त मैंने ये घटना के बारे में बहुत सारी जगहों पे लिखा, पर मुझे दुख ये होता है कि उस घटना में उसके माता पिता कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, कोई न्याय नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आंदोलन काम करना चाहिए उस तरह की हमारी समझ हमारे देश में जो बाबा साहब देकर गए वो खड़ी हुई है। एक बोलंगीर का भी केस है, वहां पे भी इसी तरह का है। तो मैं कुछ केसेस जो है, कोरापुट में एक आदिवासी लड़की का 16 साल की, जिसको आर्मी वालों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया था, वो घटना। मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि गुजरात में रहकर हमको पता है कि उड़ीसा में क्या हो रहा है, और हम कोशिश करते हैं कि हम जिस राज्य में भी बड़ी घटनाएं होती है उसमें मदद करें, कानूनी मदद, परिवार की मदद, और जो भावनात्मक मदद हमारे समुदाय को चाहिए। हमारे समुदाय को क्या चाहिए? हमारे समुदाय को ऐसे ही एक अनुभव हो, एक एहसास हो कि हमें कोई हमारी फिक्र करता है, और फिक्र करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है हमारे समाज में। हमारे समाज में लोग अपने अपने खुद के पावर स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। जो जागरूक लोग हैं, उनकी जागरूकता को सलाम, पर उस जागरूकता से हम आगे कैसे काम करेंगे उस पर एक रणनीति बनाने की बहुत जरूरत है। आई थिंक जो डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें समझाया, या उनके द्वारा जो भी कानून बने और संविधान को अगर हम हाथ में रख के हम प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि हम आगे कैसे काम करेंगे। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में मेरे हिसाब से 15% दलित है, उतने ही जनसंख्या आदिवासी की है। कंधामाल में जब हुआ तो हम जानते हैं कि ये दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाहर की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम लोग बहुत सक्रिय हैं जब हम जाति की बात करते हैं, पर अंदर की लड़ाई जिसमें ओबीसी, दलित, मुसलमान, आदिवासी, उनको बांट दिया गया है, उस पर हमें कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़ाई है जो 75% जनसंख्या एक नहीं होगी, तो जो 25 वाले हैं ना, वो EWS लेके बैठ गए। आप सब जानते हैं ना, वहां संविधान को, उन्हें संविधान का मान नहीं किया। आप 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं ला सकते इस देश में, और वो लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लिया, मतलब ठीक माना। तो आप ये समझ सकते हो कि लड़ाई जो है वो बहुत ही कठिन है, होने भी वाली है। बेरोजगारी का सवाल है हमारे युवा लोगों के लिए, और मैं मानती हूँ कि एक योग्य दिशा, एक योग्य समझ तभी होगी जब हम हमारे पूरे देश में एक ऐसा एक आंदोलन खड़ा हो जहां हम सब एक हो जाए, जहां बाबा साहब को कोई ये ना कहे कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे। सबको बाबा साहब को मानना होगा, और वो अगर नहीं होगा ना, तब तक कुछ हमारे देश में बदलाव नहीं आएगा। डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नेता बना के रख दिया, और उसमें जो आंदोलन में फिर वो जो जितने भी आंदोलन हमारे देश में होते हैं, उन लोगों को समझने की जरूरत है। CA NRC का पूरा मुद्दा, उस वक्त मैं भी गई थी अलग अलग जगहों पे। मुसलमान लोगों को एहसास हुआ कि अब बाबा साहब को समझना जरूरी है, उनको साथ में रखना पड़ेगा। गांधी जी को रखते हो तो डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों नहीं, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब हमारे जो लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम तो ऐसे कहते हैं, कितने भी मुश्किलें आए पीछे नहीं हटना है, टक्कर भी देनी है, राइट? क्योंकि अगर हम समझौता कर लेते हैं, फिर वह घटनाओं में भी समझौता होता है। समाधान जो हम कहते हैं, समझौता वो नहीं करना वाला। जहाँ पे समझौता होता है वहां पे हार होती है। किसकी हार होती है? जिसके साथ अन्याय होता है, उसकी हार। तो बहुत जरूरी है कि अगर देश में कानून का शासन लागू करवाना है जो नहीं है, और संविधान को अगर
संविधान के मूल्य और संविधान में दिए गए अधिकारों को रख के आगे बढ़ना है, तो हम सबको अपनी अपनी जो पहचाने लेके हम बैठे हैं, कोई गांव का, कोई शहर का, कोई